भारत नेपाल की बहुत बात नहीं करता, हम भारतीय लोग करते नहीं हैं, क्योंकि अमूमन जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है तो अब पड़ोसियों में तो हम पाकिस्तान बांग्लादेश की बात ज़्यादा करने लगे हैं, और जब दूर की बात होती है रूस और अमेरिका हमारे फोकस में होते हैं। लेकिन नेपाल में जब कुछ घटता है तो वो हमारी चिंता का सबब बनता है, और अभी 29 मई को वहाँ सड़कों पे जो घटा है उससे लग रहा है कि नेपाल में हलचल फिर तेज़ है। और मुझे तो ये भी लगता है जब नेपाल को जुकाम होता है तो छींकते हम भी हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है, जो पिछले दिनों में पढ़ रहा था और पॉडकास्ट भी सुन रहा था, बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ भी, तो कुछ लोगों का कहना है और आम हिंदुस्तानी का भी ऐसा कुछ मानना है कि क्या नेपाली लोग जो है या नेपाली यूथ जो है थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ उतनी ही बड़ी संख्या आपको दिखती है जो कहते हैं राजशाही वापस आनी चाहिए, अभी अभी तो गई थी, और कुछ का कहना है कि नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ढंग से होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो क्या नेपाल का समाज थोड़ा कंफ्यूज है या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो इस सवाल से शुरू करूंगा क्योंकि सबसे मौजूद यही सवाल है, अभी यही चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, समाज कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है ना। और समाज, नेपाली जो समुदाय है, समाज है, राष्ट्र है, वो सबको देखने में आज लगेगा कि दो पक्ष में विभाजित है। और दो पक्ष में जब विभाजित होने का मूल कारण है कि जिस तरह से राज संस्था को वहाँ से हटाया और जो आस्था विश्वास था एक नई सरकार, प्रजातांत्रिक ढांचा आएगी और लोग का जो एस्पिरेशंस है वो पूरी हो जाएगी, वो फेल हो गया, आपने देखा है। और फेल होने, क्यों फेल हुआ, क्यों असफल हुआ, उसका बहुत सारे कारण हैं, आप उसमें बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है नेपाल में वो विभाजित है। मैं कभी सोचता हूँ कि विभाजित भी 50-50 नहीं है ना। विभाजित अभी भी डेमोक्रेसी को जो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इतने माने 200-250 साल बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आया, तो अभी भी लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। वन, सेकेंडली, इसीलिए डेमोक्रेसी का फेवर में अभी भी 60-70% होगा, और राजावादी जो है वो 30%, 25% होगा। लेकिन आज नेपाल में जो विभाजित एक ढांचा है, राजनैतिक ढांचा और राजनैतिक संस्कृति है, उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल होना चाहिए था कि राज संस्था किस तरह से फिर वापस आएगा, है ना। डिबेट इसमें होना चाहिए था, वह कि जो प्रजातांत्रिक ढांचा है वो प्रजातांत्रिक ढांचा किस तरह से राज संस्था को एब्जॉर्ब करेगा, रास्ता देगा या रास्ता देगा, उसके ऊपर बिल्कुल डिबेट नहीं है। हालांकि वो सबसे बड़ी डिबेट है, क्योंकि आप देखिए जब राज संस्था वहाँ से हटाया गया, उसका एक बहुत बड़ा पृष्ठभूमि था। एक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक थी और एक पृष्ठभूमि समसामयिक थी। ऐतिहासिक, राज संस्था, इतने पुराने राज संस्था, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था, वहाँ पे लोग बोल नहीं सकते थे। 60 का दशक में, 70 का 80 का दशक तक, है ना। 90 में आके फिर 1990 में फिर शुरू किया कि नहीं, प्रोटेस्ट होने लगे, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए, फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आया, है ना। उसके बाद वो तो ऐतिहासिक था। उसके बाद जो समसामयिक था वो था माओइस्ट मूवमेंट, जो माओवादी ने जिस तरह का एक विशन और हिंसक जो आंदोलन किया, उसमें वो आंदोलन में एक बड़ी बात थी कि अब नेपाल में जो हम लोग चाहते थे 40, 50, 100, 150 साल से, वो परिवर्तन नहीं, वो तो चेंज था। ये लोग रूपांतरण चाहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, है ना। और वो ट्रांसफॉर्मेशन नेपाल में आ जाएगी। वहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन लोग किस में चाहते थे?
एक आर्थिक विकास में। दूसरी, जो नेपाल में जात जनजाति बीच जो एक बहुत बड़ा माने डिस्क्रिमिनेशन होते थे वहाँ पे, है ना, उसमें वो लोग चाहते थे। और तीसरी चाहते थे नेपाल में जो संस्थाएं, राजा का जो संस्था है, पंचायत व्यवस्था से लेके ये थे, काठमांडू के जो काठमांडू में आधारित जो विकास होते थे वो सब ढांचा ही पलट जाएगा होने। लेकिन और माओवादी का आंदोलन इसी आधार पे आगे बढ़ा था। लेकिन अभी लगता है कि 10 साल आंदोलन करने के बाद, वो भी भीषण और बहुत हिंसक आंदोलन, करीब लाखों सैयों लोग मर गए वहाँ पे, एक भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए आज जो नेपाल में डिबेट हो रहे हैं, वो डिबेट राजावादी एक तरह से, और दूसरी वादी जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते उसके बीच में है। लेकिन किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर बिल्कुल डिबेट नहीं।